नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। चाणक्य की साम दाम दंड भेद वाली नीति से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांत भी बड़े काम के हैं। इसमें निम्नलिखित रणनीतियां शामिल हैं: संधि, विग्रह, आसन, यना, युद्ध के लिए मार्च की तैयारी, सामश्रय और समान लक्ष्य रखने वालों के साथ हाथ मिलाना, और अंत में द्वैध भाव, दोहरी नीति यानी एक दुश्मन से कुछ समय के लिए दोस्ती और दूसरे से दुश्मनी। G20 के ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत का डंका दुनिया भर की चौपालों पर बज रहा है। यह भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। यह दिखाता है कि विश्व को साथ लाने में भारत की भूमिका काफी अहम है। हाल के वर्षों में दुनिया में भारत का प्रभाव काफी बढ़ा है। मोदी सरकार की अब वैश्विक खिलाड़ी बनने की बड़ी महत्वाकांक्षा है। इसमें अधिक महत्व का मुख्य कारण इसका अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि है, जो कुछ उतार चढ़ाव के साथ 2000 के दशक के अंत से सालाना औसतन 7% से अधिक रही है। 2021 में 8.7% की वृद्धि के साथ भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थशक्ति बन गया है। बड़ी लीगों में खेलने या उनके एजेंडों को प्रभावित करने के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य नए नहीं। वैश्विक मामलों में राजनीतिक अभिजात वर्ग ने हमेशा भारत को शीर्ष समूह के रूप में देखा है, लेकिन अतीत में देश अक्सर दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय संघर्षों में फंसता रहा है। चाणक्य के नक्शे कदम पर तलाशी रहा। जवाहरलाल नेहरू ने कौटिल्य की आसन नीति अपनाई, जिसका परिणाम थी गुटनिरपेक्षता, और मोदी ने कौटिल्य की संधि आसन सामरस्य नीति का कॉकटेल तैयार किया। भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता संभाली, जिसे उसे G20 एजेंडा को आकार देने का अवसर भी मिला। दिल्ली में इसे एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा गया और शायद इस लक्ष्य के लिए कुछ मुआवजा सरीखा रहा, जबकि दशकों से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट से वंचित रखा गया है। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभाली थी और देश भर के 60 शहरों में G20 से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई। G20 समिट में सभी देशों की सहमति से घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक और राजनयिक जीत माना जा रहा है। इस वर्ष 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे आर्थिक आबादी वाला देश बन गया है। दिल्ली ने लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए तर्क दिए हैं, क्योंकि वे आज के विश्व स्थिति की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सत्ता के वितरण के अधिक अनुरूप है। गुटनिरपेक्षता की परंपरा। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने बीते दिनों दिए गए बयान में कहा था कि अभी भी विश्व व्यवस्था को बहुत ही आर्थिक पश्चिमी प्रभुत्व वाला माना जाता है। उन्होंने यूरोपीय लोगों पर अपने स्वयं के मामलों को प्राथमिकता देने और इस तरह वैश्विक मुद्दों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। उदाहरण के लिए गरीब देशों में रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों ने ऊर्जा, भोजन और उर्वरक की कीमतों को बढ़ा दिया और गंभीर आर्थिक समस्याएं भी पैदा की। भारत सरकार इस प्रकार के ग्रुप के गठन का विरोध कर रही है, जिसे हम शीत युद्ध के युग से जानते हैं, जो वर्तमान में एक अलग रूप में सामने आ रहा है। भारत स्वाभाविक रूप से पश्चिम का पक्ष लेने से इनकार करता है, बल्कि दिल्ली में सरकार के मन में कई गठबंधन है। एक अवधारणा जो भारत की गुटनिरपेक्षता की परंपरा के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। देश पूरी तरह से अमेरिका खेमे में शामिल नहीं होना चाहता। उदाहरण के लिए एशिया वैश्विक स्तर पर चीन पर सीमाएं तय करना। हालांकि यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड का सदस्य है, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूसी आक्रामकता के युद्ध की निंदा करते हुए अमेरिका और यूरोपीय दबाव के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि मतदान से अनुपस्थित रहे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये व्यक्त करने के प्रयास में भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। मॉस्को उतना अलग थलग होने से बहुत दूर है, जैसा कि पश्चिम अक्सर दावा करते हैं। वहीं सितंबर 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूसी राष्ट्रपति को उससे टूक शब्दों में कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं। रूस के साथ भारत के अच्छे आर्थिक संबंध न तो गुप्त रूप से और न भी पछतावे के साथ कायम। देश दशकों से रूस से हथियार प्रौद्योगिकी का आयात कर रहा है और मॉस्को के सहयोग पर निर्भर है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से कम कीमतों पर तेल आयात बढ़ा दिया। मजबूत विकल्प। भारत कई कारणों से चीन की नीतियों के बारे में वर्तमान में व्यापक संदेह से भी लाभान्वित हो सकता है। महामारी ने भारत के बढ़ते प्रभाव में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कई लोगों को यह एहसास कराया कि चीन पर इसकी आर्थिक निर्भरता कितनी गहरी और विविध है। चीन की आक्रामक विदेश नीति, कोरोना वायरस के संबंध में पारदर्शिता की कमी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में गिरावट के खतरे से होने वाले उथल पथल के साथ साथ प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में तकनीकी निर्भरता ने एक निश्चित पुनर्विचार को जन्म दिया है। विशेष रूप से कई सरकारें निर्भरता को कम करने और अपने स्वयं के समाज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण को एक अपरिहार्य उपाय के रूप में मानती है। यह मिश्रित स्थिति भारत के लिए अपार अवसर प्रदान करती है। देश में अच्छी तरह से प्रशिक्षित अंग्रेजी बोलने वाले पेशेवरों को अपनी श्रेणी में काफ़ी संभावनाएं हैं। ये संसाधन और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ बड़ा भारतीय बाजार कई विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक का केंद्र है।
वर्तमान आर्थिक ताकत और राजनीतिक दृढ़ संकल्प 2023 को भारत का वैश्विक वर्ष बना, लेकिन बाधाएं भी बनती रहती हैं। अपने तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्रों के बावजूद भारत अभी भी एक गरीब देश है। हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले 10 से 12 मिलियन युवाओं को पर्याप्त नौकरियां प्रदान करने और गरीबी कम करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% अधिक की वृद्धि की आवश्यकता है। इसे कई दशकों तक चलने वाले उछाल के चरण की आवश्यकता है, जैसा कि चीन ने अनुभव किया था। यह अनुमान लगाना कठिन है कि जलवायु परिवर्तन के लिए इसका क्या अर्थ है। ग्लोबल साउथ का लीडर भारत। विदेश नीति के मामले में मोदी सरकार अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने में सफल रही। आसपास के देशों के बीच भारत की छवि जो हमेशा सकारात्मक नहीं रही थी, उसे भी एक सुधार हुआ है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की भूमिका और स्थिति जटिल है। ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे आर्थिक रूप से विकसित देशों को ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। भारत ने वर्षों से संयुक्त राष्ट्र की बैठकों और सम्मेलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण देशों को परेशान करने वाले मुद्दों को उठाया है। अपनी स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत ने तीसरी दुनिया की एकजुटता का समर्थन करते हुए उस समय के महान शक्ति की राजनीति में उलझने से बचने के लिए विकासशील देशों के लिए पैंतरेबाजी के लिए अधिक जगह और व्यापक विकल्प सुनिश्चित करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया। तो आज हमने आपको 2023 में भारत के बदलते अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।